चीन के साथ अभी कुछ ऐसा हो गया है कि न खुदा ही मिला, न बिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। यानी कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। चीनी नौसेना को पहुंची है बड़ी भारी क्षति। तो वहीं तुर्की जो भारत को झटके देना चाहता था कश्मीर मुद्दे में, उसे खुद झटके लग गए हैं। और इतना बड़ा झटका कि अर्दोगन की कुर्सी पर बनाई है। अर्दोगन का साथ ऐसे वक्त में वैसे लोगों ने छोड़ दिया है जो उसके दोस्त हुआ करते थे। आखिर अर्दोगन के साथ ऐसा क्या हो गया है? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हिटलर ने दुनिया पर राज करने का सपना देखा था। मुसोलिनी भी एक नए रोमन साम्राज्य का नेता बनना चाहता था और सद्दाम हुसैन अगला नबुकदनेजर बनना चाहता था, जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। लेकिन सद्दाम हुसैन के जीवन का दुखद रूप से अंत हो गया। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन मुस्लिम दुनिया के खलीफा बनना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके सपने पूरे होने से पहले ही अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां घर पे अर्दोगन के दोस्त अब कन्नी काट रहे हैं, विदेशों में भी दोस्त उनसे किनारा कर रहे हैं, तो अब वोटर्स भी धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे हैं। ये खास संदेश है कि कैसे एक तानाशाही या एक सत्तावादी नेता गिर जाता है, क्योंकि सत्ता पे जनता ने उन्हें बिठाया था तुर्की को सही दिशा में ले जाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने ही सपनों को खिलाना शुरू कर दिया था। वह खलीफा बनना चाहता था, यही कारण था कि वह सऊदी अरब गया और मुस्लिम दुनिया की वफादारी चाहता था। इसलिए उसने यूरोप के साथ लड़ाई भी की। अर्दोगन को पाकिस्तान के साथ की जरूरत थी, तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को खड़ा किया और भारत के साथ अपने जो रिश्ते थे उसको जला दिया। अब तुर्की के राष्ट्रपति को अपने घर में वोटों की जरूरत थी, तो उन्होंने हागिया सोफिया वाला मुद्दा उठा दिया और उस म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिया। क्या फल मिला अर्दोगन को? तो पहला फल यह मिला कि विदेशों ने उनके ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया और अपने भी घर पर उन्होंने वोट खो दिया। अपने घर में वोट कैसे खोया वो भी बात करेंगे। उनकी पार्टी ने अंकारा और इस्तांबुल पर अपनी पकड़ खो दी, क्योंकि दोनों बड़े सहयोगियों ने आर्थिक गिरावट का हवाला देते हुए अर्दोगन को छोड़ दिया। दुनिया भर में मलेशिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, केन्या, नाइजीरिया सब धीरे धीरे चले गए। 2020 में तो अर्दोगन का रिकॉर्ड और भी बिगड़ गया। तुर्की ने कुछ वैसा ही किया जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने करा। शी जिनपिंग ने अपनी महत्वाकांक्षा को चीन के ऊपर लादा, जिसकी वजह से आज दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है। अर्दोगन ने तुर्की की अर्थव्यवस्था पर दांव लगाते हुए विदेश में अपने झगड़े किए और उनको ऐसा लगा था कि तुर्की की अर्थव्यवस्था इन लड़ाइयों के बल से ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि समस्याओं का ढेर लग गया। तुर्की के केंद्रीय बैंक ने लीरा को बचाने के लिए उधार के पैसे ले लिए। लीरा, आपको बता दें, तुर्की की मुद्रा है जो कि बड़े ही घाटे पे चल रही है, बड़ा ही गिरा हुआ है। यानी तुर्की की अर्थव्यवस्था सुलग रही है। बाजारी कीमतों में की बढ़ोतरी हुई है। लोगों के दिन प्रतिदिन के खर्च और भी ज्यादा महंगे हो गए हैं। जहां डॉलर के मुकाबले 30% गिरी है, तो वहीं यूरो के मुकाबले 30% से ज्यादा गिरी है। और खबर तो ये आ रहा है कि तुर्की के पास कमाई जितना नहीं है, उससे ज्यादा वह खर्च कर रहा है। और महामारी ने तुर्की की अर्थव्यवस्था में जो ये दरार है, इसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। करीब $25 बिलियन का बड़ा छेद हो गया है तुर्की के अर्थव्यवस्था में, जिसको छिपाने की कोशिश कर रही है अर्दोगन सरकार, जिसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार से उसने उधार भी लिया था मार्च में, क्योंकि उसी समय लीरा ने गिरना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि तुर्की के केंद्रीय बैंक ने घरेलू बैंकों से उधार ली गई समस्याओं को रोकने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर दिए। जहां 2020 के अगस्त तक तुर्की के पास बैंकों में अधिक विदेशी मुद्रा थी, वहीं अब केंद्रीय बैंक का तुर्की के बैंकों पर $54 बिलियन का बकाया है। केंद्रीय बैंक में $25 बिलियन की कमी है और इन सब के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुर्की के अर्दोगन और उनके परिवार को माना जा रहा है। कहा जाता है कि तुर्की के वित्त मंत्री ने
यह सब देखते हुए ही अपने पद से इस्तीफा दिया था। और अब स्थिति ये हो गई है कि अर्दोगन के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वो झूठ इस मामले में और ज्यादा देर तक नहीं बोल सकते हैं। अर्दोगन के एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। वहीं दूसरी तरफ हम सभी जानते हैं कि भारत में अगले साल तक शुरुआत समय में या किसी बीच के भी महीने में हो सकता है कि भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS शार्दुल शामिल हो जाए। अभी इसके ट्रायल चल रहे हैं और परीक्षण चल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जनवरी के महीने में इसे सीधे परीक्षण के लिए समुद्र में लाया जाएगा। जब भारत ने इसे बनाना शुरू किया था तब चीन को ऐसा लगा था कि भारत कहीं इसे बनाकर दुनिया में अपनी पहचान न बना ले और चीन से आगे न निकल जाए। इसी देखा देखी के चक्कर में चीन ने अपने शेनडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को तेजी से बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जल्दी का काम शैतान का होता है और चीन शैतान तो है ही। टेक्नोलॉजी उसके पास थी नहीं, लेकिन किस्मत से उसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर हाथ लगा, वो भी यूक्रेन से। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो बंटवारे में उसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर मिला जिसे वह संभालना नहीं चाहता था, क्योंकि उस पे अतिरिक्त खर्च थे और यूक्रेन छोटा सा देश था। ऐसे में उसने इसे बेचने की ठानी और चीन ने इसे खरीद लिया। खरीद कर उसका पूरा चीर फाड़ करके उसने ये देखा कि कैसे कैसे बना हुआ है, जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग चीन आज तक सभी देशों के विमानों, लड़ाकू विमानों या फिर हथियारों के साथ करता है ताकि वह उसकी नकल कर पाए। ऐसा ही उसने यूक्रेन के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भी करा और उसके बाद उसको वापस से पैक करके अपनी सेना में शामिल कर दिया। उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसने शेनडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया, जल्दबाजी में बनाया और हाल ये हो गया है कि आज वह एक बेकार और बर्बाद एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि 1 साल से चीनी सेना में है और जंग खाना शुरू हो गया है। उसके डिजाइन से लेकर उसमें हर तरह की कमियां ही कमियां हैं। यही वजह है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे चीन पूरी दुनिया को ये दिखलाता है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा अच्छा है, वो बिल्कुल बेकार नजर आ रहा है। और चीनी नौसेना को उसका यही एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर डूब भी रहा है। भारत के साथ कंपटीशन करने की चक्कर में खुद चीनी नौसेना अब डूबने के करार पर पहुंच रही है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो सोच समझकर काफी परीक्षण कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल करने के लिए, क्या वो सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।